आपका अभी पुलिस एक्ट पढ़ाया गया, अब जो आपका शुरू होगा ये द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। आपको भाई बता दिया जाए, आपको नोट्स मिलेगा आपका। कल हम प्रयास करते हैं पुलिस एक्ट और एविडेंस का आपको नोट दे दिया जाए और नोट्स आपका लेकर आइए। वैसे नियम यह है कि जब लेक्चर दिया जाए उसी समय उसे नोट कर लिया जाए। सबसे अच्छा तरीका यही है कि लेक्चर देते समय जो भी बातें हम बता रहे हैं या कुछ मॉडल बता रहे हैं तो शॉर्टकट में आप नोट करिए, क्योंकि नोट्स एक सीमित दायरा ही रखता है और जो लेक्चर होता है नोट से कई गुना ज़्यादा होता है। तो नोट्स तो आपको प्रोवाइड कराया ही जाएगा, कल हम प्रयास करते हैं सुबह प्रोवाइड करा दें दोनों का। लेकिन नोट्स में फिर बता दिया जाए एक दायरा सीमित होता है और आपका लेक्चर में दायरा ज़्यादा होता है। तो प्रयास आप ये करिए कि जो भी चीज़ें आपका लेक्चर दिया जाए आप कह सकते हैं कि उसको तैयार करिए और शॉर्टकट में लिखते भी रहिए। या तो नोट्स पर लिखिए या अलग भी लिख सकते हैं, पन्ना लगाकर भी लिख सकते हैं छोटे छोटे, जैसे आपको उचित लगे। तो द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब सबसे पहले आपका फिर ईयर्स पर ध्यान देना है, सन पर, और वही कहानी फिर दोहरानी पड़ेगी शॉर्टकट में आपका। देखिए 2-3 दिन आपका साक्ष्य अधिनियम में 2 या 3 लेक्चर भूमिका में ही लग जाता है, लेकिन पिछली बार आपका 2 से 3 क्वेश्चन भूमिका से बना था और निश्चित तौर पर किसी भी राज्य में 2 से 3 क्वेश्चन प्री में आपका जो भूमिका बांधी जाती हैं उससे निश्चित मिलता है। तो भाई एक एक छोटी छोटी बातें आपको बताई जाएंगी। किस राज्य में कौन सा मॉडल बना, यूपी में कौन सा मॉडल बना और भविष्य में कौन सा मॉडल बन सकता है, ये आपका कर्तव्य है कि उसको पढ़ाते समय लिखते रहिए और आपका कोरिलेशन भी लिखते रहिए। आइए हम सबसे पहले फिर वही कहानी दोहरानी है, यानी कि आपका 1872, तो शॉर्टकट में ही बता देते हैं क्योंकि पुलिस एक्ट में बताया गया। अर्थात पहला नियम ये मिला कि यह कानून भी अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया है, क्योंकि 1872 में भारत में अंग्रेजों का ही शासनकाल था। तो दूसरा पॉइंट फिर वहीं आया कि आखिर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को भारत में इन्फोर्स रहने, प्रवृत्त रहने या वर्तमान समय में लागू रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है। तो अभी पुलिस एक्ट बताते समय बताया गया था कि पुलिस एक्ट 1861 का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस कौन सा आर्टिकल हमने बताया था, 372। एक दिमाग में बैठा लीजिए कि 26 जनवरी 1950 के पहले के जितने कानून हैं अगर वो आज भी भारत में लागू है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस केवल एक आर्टिकल है, और वह कौन सा आर्टिकल है आपका, 372। तो चूंकि एविडेंस भी 1872 का ही कानून है, अतः ऐसी दशा में भारत में द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रवृत्त रहने, इनफोर्स रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस भी कौन सा आर्टिकल होगा, 372। अब 372 फिर बताना है। आर्टिकल 372 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एडाप्ट करता है, यानी कि संविधान पूर्व विधियों का अनुकूलन करता है, ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। ये बता देता है कि 26 जनवरी 1950 यानी कि भारत का संविधान लागू होने के पहले जितने भी कानून भारत में लागू थे संविधान लागू होने के बाद भी लागू रहेंगे, जब तक कि उन्हें सक्षम प्राधिकारी
यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या इस संविधान के तहत रिपील या निरस्त या समाप्त न किया गया हो। यानी कि भारत में किसी भी कानून को समाप्त या निरसित करने का पावर आप तो सक्षम प्राधिकारी को हैं या संविधान सभा को थी। तो फिर वही कहानी, संविधान सभा ने क्या एविडेंस एक्ट को रिपील किया? नहीं। तो रिपील किस अनुच्छेद में दिया गया है? बिहार में पिछली बार जे में भी आया था। तो आर्टिकल 395। केवल दो कानून रिपील किए गए हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 और दूसरा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। एक कानून को प्रोटेक्ट किया गया है, सेविंग किया गया है, वह प्रिवी काउंसिल वाला है। प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एबोलिशन एक्ट 1949 जो इंग्लैंड की संसद ने पास किया था, उसे संरक्षित किया गया है। तो बिहार का क्वेश्चन संविधान में था कि प्रिवी काउंसिल के निर्णय आज भी भारत में लागू हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है? तो आर्टिकल 395। वहीं सन यानी कि दो कानून समाप्त हैं, तो एक कानून क्या है? संरक्षित भी। किस आर्टिकल के तहत? 39। तो क्या एविडेंस एक्ट को रिपील किया गया? नहीं। दूसरा जो सक्षम प्राधिकारी हमारे यहाँ है, जो किसी कानून को रिपील कर सकता है, वह प्राधिकारी आपका है, हमारी संसद है, यानी कि हमारी पार्लियामेंट है। तो क्या हमारी संसद ने इस कानून को रिपील किया? नहीं किया। अतः ये कानून वर्तमान समय में भारत में लागू है, कंपटीशन में भी है, आपका समाज में भी पढ़ना है, और आपका कोर्ट कचहरी में भी, और आपका कंपटीशन में भी। एविडेंस से जो क्वेश्चन वर्तमान में बन रहे हैं, आपका एक तो सिद्धांत बनते हैं। तो जितनी धाराएं हैं और उस पर जितने प्रिंसिपल या सिद्धांत हैं, आपका कर्तव्य है कि सभी सिद्धांतों को चाहे समझ में आए न आए रट्टा मारना है। जैसे नए नए सिद्धांत भी इस समय पूछे जा रहे हैं, आपका एक दो नए नए बताएं हम आपको आगे बढ़ने से पहले। जैसे ये पूछा जा रहा है कि पति पत्नी भारत में सेपरेट पर्सनालिटी रखते हैं, पृथक व्यक्तित्व रखते हैं, ये एविडेंस की किस धारा में समाहित हैं? 120 में। तो 120 में। उसी प्रकार इस समय आपका पूछा जा रहा है स्वयं का दर्पण, यानी कि इमेज, मिरर इमेज, ये भी आजकल पूछा जा रहा है कि मिरर इमेज किसको कहते हैं? स्वयं का दर्पण। स्वयं का दर्पण का मतलब ये हुआ कि आपने एक बार एक बात कहा तो उसी बात पर कायम रहिए, आपको पलटने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये एडमिशन होता है कि अगर आपने किसी तथ्य के बारे में एडमिट किया है, स्वीकृति की है, तो एविडेंस की धारा 31 बताएगी कि स्वीकृति किस रूप में लागू होगी। स्टापेल, यानी कि आपको अपने बातों से मुकरने से क्या किया जाएगा? रोका जाएगा। तीसरा, जैसे कि उदाहरण में ब्राइड इन बाथ का आपका सिद्धांत किस में है? तो सेक्शन 15 में है, टब में दुल्हन। ब्राइड इन बाथ, नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं एविडेंस में। ब्राइड इन बाथ यानी कि टब में दुल्हन, तो आपका टब में दुल्हन को डुबाकर मार देता था और कह देता था कि यह नहाने गई और खुद ही डूबकर मर गई। तो कहावत कही जाती है कि चुल्लू भर पानी में जाकर डूबकर क्या करिए? तो मरते हैं कि नहीं? लोग मर जाते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण श्रीदेवी जी का है, जो गई टब में और नहाते समय चुल्लू भर पानी में डूबकर क्या हुई? उसमें भी संदेह था कि मार दिया गया कि मर गई। अभी आपका, क्योंकि भाई भारत रहता तो अच्छे से मेडिकल पोस्टमार्टम होता,
विदेश में मरी तो अभी संदेह ही रह गया कि कैसे मरी। तो चुल्लू पर पानी में डूब कर क्या करिए, मर जाइए। तो आगे देखा जाए भाई आपका तो आगे देखा जाए, ब्राइड इन बाथ का सिद्धांत है, टब में दुल्हन कहा जाता है। अगला यानी कि बताने का मतलब ये आया कि वर्तमान समय में जब भी आप एविडेंस पढ़िए तो कुछ नई नई जानकारियां भी रखनी है जो किताबों में नहीं है। और पत्रिका से तो पढ़िए, लेकिन पत्रिका में ये है कि 60% तो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो 30-40% ये जो नए नए बन रहे हैं वो पत्रिका वाले नहीं देंगे, वो यहीं मिलेगा। और किताब उताब में भी आपका ये जल्दी नहीं मिलेगा कि पति पत्नी अलग व्यक्ति हैं इत्यादि। भाई ये सब सिद्धांत हैं, अनुभव के आधार पर खोजा गया है। तमाम लोग इंटरव्यू दिए, वहाँ पूछा गया, तमाम कंपटीशनों में पूछा गया। आइए फिर बैक होइए। आपका हम आर्ट ये बता रहे थे कि वर्तमान में किसी भी कानून को समाप्त करने का पावर हमारी पार्लियामेंट को प्राप्त है। तो पार्लियामेंट या संसद ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निरसित नहीं किया है, अतः यह कानून आज भी अनुच्छेद 372 के आधार पर भारत में क्या है, इन फोर्स है। दूसरा कंसेप्ट आपका पुलिस एक्ट का ही लेकर चलना है, और वह ये चलना है कि अगर एविडेंस का कोई भी सेक्शन की कोई भी बात अगर हमारे मूल अधिकारों के अगेंस्ट हैं या मूल अधिकारों से विपरीत हैं या असंगत हैं, अर्थात हमारे मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट और एविडेंस की धारा के किसी बात में टकराव होता है, टकराव मतलब 36 का आंकड़ा है, तो ऐसी दशा में एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अर्थात कौन सी तलवार रहेगी, एविडेंस वाली कि संविधान वाली, यानी कि मूल अधिकार प्रिवेल करेगा कि एविडेंस प्रिवेल करेगा, मूल अधिकार। इसका मतलब एक लाइन याद रखिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कि अगर एविडेंस की किसी धारा और हमारे फंडामेंटल राइट के प्रावधानों में विपरीतता है तो एविडेंस की धारा की वह बात उस मात्रा तक शून्य होगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा, और हमारा मूल अधिकार अभिभावी होगा, अर्थात प्रिवेल करेगा, अर्थात लागू होगा। अब समस्या ये आई कि क्या हमारे एविडेंस की कोई धारा फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है कि नहीं। तो आपका सुप्रीम कोर्ट तो तक सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने आज तक किसी धारा को असंवैधानिक घोषित नहीं किया। अब आइए इतिहास पर देखना है। आपका इसके पहले यानी कि आजाद हमारा संविधान लागू होने के पहले थोड़ा देखना है। देखिए 26 जनवरी 1950 के पहले, यानी कि चूंकि हमारे उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई, तो डेट हम चेंज कर रहे हैं। 28 जनवरी 1950 के पहले सरोज, और इसके और थोड़ा पहले भी, क्योंकि 1949 में कानून बना, तो आपका सर्वोच्च अपीली अदालत जो थी वह आपका प्रीवी काउंसिल थी। अर्थात प्रीवी काउंसिल सर्वोच्च अपीली अदालत थी, और प्रीवी काउंसिल को ये अधिकारता थी, जुरिडिक्शन था कि वह भारत के किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मन अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं, आपका अल्ट्रा वायरस या अधिकारातीत या अवैध घोषित कर सके। ये किसको पावर था, जो इंग्लैंड में कौन थी, पीसी। अब पीसी के बारे में भाई डिटेल में नहीं चला जा सकता, बस ये जानिए कि उपनिवेशों से जो अपील होती थी वह इंग्लैंड के सम्राट को होती थी, और इंग्लैंड के सम्राट को उस अपील में सलाह देने का काम प्रीवी काउंसिल करती थी इंग्लैंड की, और प्रीवी काउंसिल
अदालत या न्यायालय नहीं थी, बल्कि केवल और केवल एक सलाहकारी परिषद थी। पूछा गया इंटरव्यू में कि कौन अदालत नहीं थी, तो कोर्ट नहीं था, वो राजा को क्या, सम्राट को केवल क्या देती थी, एडवाइजरी। अगला नियम आ जाए, प्रीवी काउंसिल ने एविडेंस की एक धारा को यानी कि सेक्शन 113 को अल्ट्रावायरस या अवैध घोषित किया है। तो अगला क्वेश्चन आपका ये बना कि साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अल्ट्रावायरस है या आपका अधिकारातीत है या अवैध है। या जो इंटरव्यू में क्वेश्चन बना था कि कौन सी धारा एविडेंस की है जिसका अब साक्ष्य में कोई इम्पोर्टेंस या महत्व नहीं है, तो वह आप मारेंगे सेक्शन 113। और केवल यही नहीं, केस भी याद करके जाना है, और वह केस है दामोदर गोवर्धन, दामोदर दामोदर गोवर्धन वर्सेज देवराम कांजी, देवराम कांजी। ये जो केस हैं ये 1876 का है और प्रीवी काउंसिल का। यानी कि फिर एक बार याद रखिए, दामोदर गोवर्धन बनाम देवराम कांजी का केस है, 1876 का केस है प्रीवी काउंसिल का। और इस केस में प्रीवी काउंसिल ने सेक्शन 113 को अवैध, इलीगल या अल्ट्रावायरस घोषित कर दिया आपका। अब तुरंत कोरिलेट करना है कि आईपीसी की कौन सी धाराएं अवैध या असंवैधानिक हैं। तो अभी हमने पुलिस एक्ट में बताया आपका सेक्शन 303, 497 ये पूरी तरह है, और आपका सेक्शन 377 इसका कुछ भाग है, अभी बताया गया। अब ये आया कि सीआरपीसी की कौन सी धारा अवैध है, तो 198 का क्लास 2। इसके बाद पुलिस एक्ट की कौन सी धारा अवैध है, तो कोई धारा अवैध घोषित नहीं। यानी कि चारों कानून एक साथ अभी हमने पढ़ाया था, इसीलिए थोड़ा शार्ट कर दे रहा हूँ। अब आगे आइए, अगला देखा जाए, आपका कह सकते हैं कि दूसरा जो आपका, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एविडेंस की किसी भी सेक्शन को हमारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय सक्षम है कि वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक घोषित कर दे। और आर्टिकल अब बताया गया था पुलिस एक्ट में। आगे बढ़ा जाए, अब एविडेंस का इतिहास देखना है, और इतिहास से भी आपका क्वेश्चन बना है, यूपी में भी बना है, उत्तराखंड में भी, बिहार में भी, हर एक जगह इतिहास से क्वेश्चन बनता है। देखिए इसका इतिहास जरूर याद रखिए। जहाँ तक प्राचीन काल की बात है, प्राचीन काल से हम हल्का हल्का शुरुआत कर रहे हैं। पहले हिंदू लॉ में भी आपका साक्ष्य के नियम थे, मुस्लिम लॉ में भी साक्ष्य के नियम थे। देखिए आपका 1872 के पहले मुस्लिम मुस्लिम पर्सनल लॉ से और हिंदू हिंदू पर्सनल लॉ से या व्यक्तिगत वित्त से शासित होते थे। जो भी न्यायालय में साक्ष्य दिए जाते थे, अगर पक्षकार मुस्लिम है तो मुस्लिम विधि और हिंदू है तो हिंदू विधि ये लागू की जाती थी। लेकिन आपका जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने सोचा कि न तो मुस्लिम विधि न ही हिंदू विधि, एक नया एविडेंस एक्ट बनाया जाए, और इस दिशा में अंग्रेजों ने कार्य करना शुरू कर दिया। तो सर्वप्रथम आपका सर हेनरी मैन, वही याद रखना है आपका, सर्वप्रथम आपका सर हेनरी
मेन को जिम्मेदारी सौंपी गई। ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप एक ड्राफ्ट तैयार करिए, एक खाका तैयार करिए, साक्ष्य अधिनियम का एक नमूना बनाइए, यानी कि आपका मसौदा तैयार करिए, नमूना मॉडल तैयार करिए। अंग्रेजी सरकार ने सर हेनरी मेन को नमूना या मॉडल या विधेयक या ड्राफ्ट या प्रारूप कहिए या मसौदा कहिए तैयार करने का कार्य सौंपा। अब सर हेनरी मेन ने ड्राफ्ट तैयार किया और आपका 1868 ईस्वी में, यानी कि 1880 ईस्वी में आपका भारत की अंग्रेजी सरकार को यह ड्राफ्ट दे दिया। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस ड्राफ्ट को स्वीकार करने से इनकार किया, मानने से इनकार किया, यानी कि इस ड्राफ्ट के आधार पर एविडेंस एक्ट नहीं बनाया। और क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इस कानून में जो सर हेनरी मेन ने मॉडल बनाया था, इस कानून की बातें भारतीय परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं लगी अंग्रेजी सरकार को। तो उत्तराखंड क्वेश्चन ये बनाया कि सबसे पहले एविडेंस का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? तो किस विद्वान ने तैयार किया था? सर हेनरी मेन। दूसरा, सर हेनरी मेन ने सर्वप्रथम एविडेंस का ड्राफ्ट तैयार किया, तो सन पूछ सकता है, किस सन में? 1868। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि किसके ड्राफ्ट को अस्वीकार कर दिया गया, स्वीकार नहीं किया गया? तो सर हेनरी मेन। वैसे एक क्वेश्चन मॉडल बना है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा जाकर 3 मॉडल बना रहा हूँ। पहला एक ही मॉडल बना है कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने आपका एविडेंस का ड्राफ्ट तैयार किया था? तो आपका क्या जवाब रहेगा? सर हेनरी मेन। चूंकि इनके ड्राफ्ट को अस्वीकार कर दिया गया, नहीं माना गया, तो पुनः अंग्रेजी सरकार ने दूसरे को काम सौंपा, और वह व्यक्ति था जो बिहार में पिछली बार भी जे में आया था, सर जेम्स फिटजेम्स स्टीफेन। सर जेम्स फिटजेम्स स्टीफेन, शॉर्टकट में ही आता है, स्टीफेन ही आया था, लेकिन पूरा नाम है सर जेम्स फिटजेम्स। फिटजेम्स फिटजेम्स है भाई, स्टीफेन। इनको कार्य सौंपा गया, अंग्रेजी सरकार द्वारा दोबारा इनको कार्य सौंपा गया। इन्होंने नया ड्राफ्ट बनाया, और वह जो ड्राफ्ट इन्होंने बनाया 1817 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में इस मसौदे को, इस मॉडल को, इस प्रारूप को अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया। तो उत्तराखंड में जो क्वेश्चन बना है वह ये बना है कि आपका सर जेम्स फिटजेम्स स्टीफेन ने साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट किस सन में तैयार किया? सन वहाँ पूछा है, तो सन आपका 1800 क्या मारेंगे? 70। भाई याद करना पड़ेगा, 1870। दूसरा क्वेश्चन जो बिहार ने पूछा कि एविडेंस का ड्राफ्ट करता कौन था, एविडेंस का मसौदा किसने तैयार किया था? तो स्टीफेन ने। तीसरा क्वेश्चन अब नए बनता है कि एविडेंस को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्टीफेन अधिनियम। तो जिस व्यक्ति ने जो कानून बनाया, अगर फादर पूछे या किस नाम से जाना जाता है, तो उसी व्यक्ति के नाम पर उसका नाम बना दीजिएगा। जैसे कि आईपीसी को और क्या कहते हैं? तो मैकाले संहिता। भाई क्या कहते हैं? क्योंकि मैकाले ने ड्राफ्ट तैयार किया। एविडेंस को हम क्या कहेंगे? स्टीफेन कानून, स्टीफेन अधिनियम। संहिता ना कहिएगा, क्योंकि ये एक्ट है, बताया जाएगा अभी आगे। स्टीफेन अधिनियम क्यों?
क्योंकि इसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया? स्टीफेन ने। अब आगे ये दो क्वेश्चन निकले। अब 1870 में आपका इन्होंने ड्राफ्ट तैयार करके अंग्रेजी सरकार को दे दिया। अंग्रेजी सरकार को ये ड्राफ्ट अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तब कानून बनाया जाएगा। तो कानून अभी बताया गया पुलिस एक्ट में कैसे बनाया जाता था उस समय। तो गवर्नर जनरल की परिषद पास करती थी और गवर्नर जनरल क्या करते थे? साइन। तो अब समस्या ये आई कि गवर्नर जनरल की परिषद ने पास किया, तो गवर्नर जनरल ने हस्ताक्षर किया और वहीं डेट आपका निर्माण की तिथि होगी। तो अगला क्वेश्चन आता है कि एविडेंस का निर्माण किस तारीख को हुआ? तो पुलिस एक्ट में भी बताया गया था, वह तारीख कौन सी है? तो आपका 15 मार्च 1872, यानी कि 15 मार्च 1872 को आपका वायसराय या गवर्नर जनरल ने इस कानून पर अपनी एसेंट प्रदान की। और यही जो तारीख है वह इस कानून के निर्माण या बनने की तिथि है। जब कानून बन जाता है तो अब उसे इन्फोर्स कराया जाता है। ठीक है, पुलिस एक्ट में इन्फोर्समेंट डेट बताना है। अब प्रयास आपका ये करना है कि पुलिस एक्ट में भले आज ना बताया गया, कल तो बता ही जाएगा, लेकिन चारों जो एपीओ में कानून हैं वे कब इन्फोर्स हुए, कब लागू हुए, उसको जान लेना है। एक जगह एकत्र करके जाना है। पहले देखिए एक नियम भाई, जब कोई कानून बनता है तो कैसे आपका इन्फोर्स या लागू किया जाता है, ये पहले नियम 2 लाइन में समझिए। देखिए, जब भी कोई कानून बनता है तो सबसे पहले उसको नोटिफाई किया जाता है। नोटिफिकेशन राजपत्र में निकलता है, यानी कि उसका प्रकाशन किया जाता है। और जब तक प्रकाशन न किया जाए, अगर बिना प्रकाशन के कानून को लागू कर दिया जाए तो ऐसा जो कानून लागू हुआ है वह इलीगल होगा, अवैध होगा, असंवैधानिक होगा। और ये हम नहीं, बिहार का ही जे का क्वेश्चन है, हरला बनाम राजस्थान राज्य का केस है। फिर एक बार हम बता रहे हैं, हरला वर्सेज राजस्थान राज्य के वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बिना प्रकाशन के किसी कानून को लागू करना अवैध होगा, आपका यानी कि वैध नहीं होगा। अब ऐसी दशा में आपका अगला नियम आया कि एविडेंस एक्ट भी प्रकाशित किया गया होगा, पुलिस एक्ट भी प्रकाशित किया गया होगा, आईपीसी भी प्रकाशित की गई होगी और सीआरपीसी भी। भाई चारों प्रकाशित किया गया होगा, लेकिन बस एक पूछता है केवल आईपीसी। जो अंदर से क्वेश्चन बना है, एविडेंस का भी कभी नहीं पूछा, आप पुलिस एक्ट का भी, सीआरपीसी का भी। लेकिन आईपीसी का एक बार क्वेश्चन जीएस में आया है कि आईपीसी को कहाँ प्रकाशित किया गया था और किस पेपर में। तो वह जो कलकत्ते में आईपीसी प्रकाशित की गई थी और बंगाल गजट, यानी कि वहाँ कलकत्ते में बंगाल गजट पेपर निकलता था, उसी में 3 प्रतियों में प्रकाशित की गई। चूँकि ज़्यादा बड़ी थी और उस समय पेपर छोटे थे, तो 3 बार में आईपीसी क्या की गई थी? प्रकाशित। अब ऐसी दशा में अब 15 मार्च 1872 को एविडेंस का निर्माण हो गया, तो तीनों कानून का फिर निर्माण रटना पड़ेगा। आपका पुलिस एक्ट का निर्माण कब हुआ? 22 मार्च 1861 को। आईपीसी का निर्माण कब हुआ? 6 अक्टूबर 1860 को। और सीआरपीसी का 25 मार्च 1974 को। चारों फिर हम बता रहे हैं।
अगला क्वेश्चन, आखिर एविडेंस कब लागू हुआ? तो एविडेंस कब लागू हुआ? तो सबसे अच्छा तरीका ये है आपका कम समय में ज़्यादा पढ़ने का, कि चारों कानून जिस तारीख को प्रारंभ हुए, इन्फोर्स हुए, प्रवर्तित हुए, लागू हुए, कहिए, एक जगह एकत्र कर लेना चाहिए। इससे ये रहेगा कि चाहे चारों में से किसी का पूछे, आपका गलती होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो हम 4 क्या 5 बता रहे हैं, चूंकि जीएस भी चलना है, जीएस में भी संविधान चलना है, तो आईपीसी का हम बताएंगे, रट्टा मार कर जाइएगा। फिर आपका सीआरपीसी हम बता रहे हैं, फिर आपका साक्ष्य अधिनियम बता रहे हैं, फिर पुलिस एक्ट बता रहे हैं, और फिर कौन सा, संविधान। आईपीसी कब इनफोर्स या लागू हुई, रट कर जाइएगा, 1 जनवरी 1862। यानी कि कई बार ये पूछा गया है, 2 डेट आईपीसी में याद रखना है। अगर ये पूछे कि आईपीसी का निर्माण कब हुआ, तो वह अलग डेट है, और वह कब है आपका 6 अक्टूबर 1860। लेकिन ये पूछे कि यह कानून कब लागू हुआ, तो इनफोर्स की डेट पूछे, तो 1 जनवरी 1862। दूसरा सीआरपीसी, आइए, बहुत बार पूछा गया है कि सीआरपीसी कब से लागू हुई, सीआरपीसी का इन्फोर्स कब से हुआ, तो वह जो डेट है आपका 1 अप्रैल 1974, यानी कि 1 अप्रैल 1974 को सीआरपीसी लागू की गई। याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1974। इसके बाद साक्ष्य अधिनियम पूछा गया है कि साक्ष्य अधिनियम कब इनफोर्स किया गया, तो 1 सितंबर 1872। सीआरपीसी 1 अप्रैल है भाई 1974, सन भी याद रखिएगा। आपका एविडेंस कब इनफोर्स हुआ, 1 सितंबर 1872 को। अगला क्वेश्चन आपका पुलिस एक्ट का आता है कि पुलिस एक्ट कब लागू हुआ, तो वह 22 मार्च 1861 को ही, यानी कि जिस दिन अनुमति प्रदान की गई उसी दिन वह लागू हो गया। अब लागू कैसे हुआ, अब यह तो भाई कल आपका अभी पुलिस एक्ट बताना ही है, तो किस सूची में है तमाम बातें उसको कोरिलेट की जाएगी। और संविधान कब लागू हुआ, तो संविधान का आपका बीएचयू एलएलएम में भी पूछा गया था कि संविधान कितने भाग में, कितने पार्ट में लागू किया गया, 2 पार्ट में। कुल 16 अनुच्छेद आपका 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए, और अन्य सभी अनुच्छेद आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। तो कितने कितने भागों में एविडेंस एक्ट को लागू किया गया, नहीं, ये संविधान को 2 भाग। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950। लेकिन आंशिक रूप से कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949। अब बिहार में स्रोत पूछा जाता है, जैसे पेपर लीक हो गया तो स्रोत क्या है, तो दिखाइए कि देखिए व्हाट्सएप पर हमारे आया है, समय के पहले आया है, जिस समय पेपर शुरू होना चाहिए, क्योंकि समय भी उसमें दर्शाता रहता है और आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कोई भी मैसेज आता है तो आप देखिए उसमें टाइम दिया रहता है, डेट दिया रहता है, और आप उसमें छेड़छाड़ जल्दी नहीं कर सकते। तो ऐसी दशा में आपका आपका फिर याद रखिए कितने प्रतियों में, कितने भाग में संविधान लागू हुआ। अब स्रोत पूछा जा रहा है आजकल कि आपका स्रोत इसका क्या है, तो आपका निर्माण कब हुआ, इसका स्रोत हमारा प्रियम्बल है, उद्देशिका है, और लागू हुआ इसका स्रोत आपका आर्टिकल 394 है। तो कब बना, इसके लिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया,
इसका स्रोत आपका प्रियम्बल है, उद्देशिका में है, और कब लागू हुआ, 2 भाग में लागू हुआ, ये बताया गया है किस आर्टिकल में, 394। 393 से तो आ रहा है, 94 से अब आ सकता है जे में। भाई 393 नाम पूछा भी गया था यूपी में कि संविधान का नाम। तो फिर आपका देखिए, यानी कि अब एविडेंस लागू हुआ, तो अब अगला क्वेश्चन आया जाए जो बिहार अभी आपका जे में आया भी था कि एविडेंस का भाग कितना है, अध्याय कितनी है, धाराएं कितनी है, रट कर जाइए। तो एविडेंस में कितने पार्टों में, भागों में एविडेंस को बांटा गया, 3। एविडेंस में 3 भाग हैं, 11 अध्याय हैं और 167 धाराएं हैं, यानी कि 3 पार्ट हैं, 11 चैप्टर हैं और आपका 167 सेक्शन है। तो अभी आपका बिहार जे में ही आया था क्वेश्चन, मैंने ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है कि कितने भाग हैं तो कितने अध्याय हैं, तो आपका कितने कह सकते हैं सेक्शन है। अब जो क्वेश्चन नया मॉडल बन रहा है जो उत्तराखंड और तमाम बनाया है कि कौन सा चैप्टर सबसे बड़ा है और कौन सा चैप्टर सबसे छोटा। तो उत्तराखंड आपका कई बार बनाया है कि सबसे छोटा अध्याय कौन है एविडेंस का, तो वह 11 है, जिसमें केवल एक ही सेक्शन है, 167। तो फिर एक बार रटिए, कौन सा अध्याय सबसे छोटा है, 11। कितनी धाराएं उसमें है, 1। कौन सी धारा है, केवल 8 धारा, 167। सबसे बड़ा अध्याय 2 है, आपका धारा 5 से लेकर 55, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, तथ्यों की सुसंगत। तो सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा अध्याय, 2। सबसे छोटा पूछे तो आपका अध्याय 11। अध्याय 11 में कितनी धाराएं हैं, 1। कौन सी धारा है, 167। तो इस प्रकार भाई आपका सूचना ये है आगे कि अभी 40-45 मिनट जो भी हो आपका इंग्लिश चलेगा बीच में, इसलिए इंग्लिश बीच में लगाया गया कि भाई लगातार हम भी पढ़ा नहीं पाते थे 4 सब्जेक्ट, तो बीच में थोड़ा हमें भी राहत कुछ मिल जाएगी। हाँ भाई, जो चूँकि जो कॉन्ट्रैक्ट में चला था और सीपीसी में जो चैप्टर हम पढ़ाए थे उसका वीडियो खराब हो गया है और ऑनलाइन वाले भी भाई कह रहे हैं कि फिर से पढ़ा दीजिए। तो आज जो 10 बजे से आपका कॉन्ट्रैक्ट और सीपीसी चलेगा तो आपका रिपीट किया जाएगा, क्योंकि वीडियो भाई ख़राब हो गया है और उसको वीडियो भाई वीडियो भी चाहिए जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो 10 बजे से जो माइनर पर हम पढ़ाए थे फिर से वहीं पढ़ाएंगे, और उसके बाद सीपीसी जो प्रापक पढ़ाया गया था वो वीडियो ख़राब हैंग कर गया था सिस्टम,